Good evening, student. Now we study about the functioning of DNA because we know the structure of DNA, which is you will study in 11th standard. Now we are study about the functioning of DNA. Functioning म्हणजे DNA कार्य कसा करतो, DNA काम कैसा करता है, ये हमको देखना है. हम DNA कैसा रहता है, पैक कैसा बैठा है, वो तो देख चुके हैं. अब हम देखने वाले क्या है कि डीएनए काम कैसा करता है, कहाँ पे रहता है, किस तरीके से पैक रहता है, ये देख लिया. अब डीएनए काम कैसा करता है ये देखना है. माने तो डीएनए का फंक्शनिंग कैसा है. तो डीएनए का फंक्शनिंग दो भागों में डिवाइड किया है. हेट्रोकैटालिटिक एक्शन माने तो ये दूसरे को ऑर्डर देता है. किसको ऑर्डर देता है? दूसरे को. हेट्रो डिफरेंट, कैटेलिटिक कैटेलिस्ट ये आपको अच्छी तरह से मालूम है. इट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन बट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. वैसा ये डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता, मगर रिएक्शन के रेट को, उसके गति को कम ज्यादा करने की क्षमता ये रखता है. पक्का ध्यान में रखना है. अब दूसरे के रिएक्शन के गति को कम ज्यादा करता है तो हेट्रोकैटालिटिक, और खुद को ही बनाने की क्षमता रखता है तो एटोकैटालिटिक एक्शन. और ये है डीएनए रेप्लिकेशन. दूसरे को बनाना हेट्रोकैटालिटिक एक्शन, खुद को बनाना एटोकैटालिटिक एक्शन. हेट्रोकैटालिटिक हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हेट्रोकैटालिटिक की वजह से सेल में किस तरीके से प्रक्रियाएं होती है. क्योंकि हम पहले इस बात को समझ ले, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन but it increase or decrease the rate of reaction. Same thing will be used in enzyme action also. Then what is the difference between enzyme and DNA? ये एक कंडीशन है सिंपल. एंजाइम के बारे में हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वर्ड यूज किया था. अब यही बात हमको सही तरीके से समझ लेना है. उस एंजाइम को बनाने का काम किसका है बेटा? एंजाइम को बनाने का काम डीएनए का, और वो हम पढ़ेंगे फिर हेट्रोकैटालिटिक एक्शन में, माने तो आरएनए सिंथेसिस में. क्योंकि इसी के ऊपर मेन क्या है, पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ठहरा है. अगर ये समझ में आया तो बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टेड बन जाएंगी कि जो कोई पढ़ेगा उसको ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी और पढ़ते जाओ, हर पार्ट को और समझते जाओ. जैसे सिर्फ जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जैसा आपने समझा, उसमें एक सिंपल सी बात बता दी थी कि एक झाड़ लिया कौन सा, येलो राउंड, दूसरा कौन सा, ग्रीन रिंकल्ड, और हमने F2 जनरेशन में डायब्रिड क्रॉस के ग्रीन राउंड सीड मिलाए थे. माने तो राउंड कैरेक्टर एक झाड़ के, एक पेरेंट का, और ग्रीन कैरेक्टर दूसरे का. हमने दोनों के स्पेशलिटीज को एक कर दिया और सुपर स्पेशल प्लांट बना दिए मेंडेल के एक्सपेरिमेंट के जरिए. इमेजिन कीजिए कितना पुराना वर्क है वो. आज के रिसेंट में हाइब्रिडाइजेशन को कितना इंप्रूव किया गया होगा. ठीक है, क्योंकि आप अप्लाई करने की क्षमता अगर रखते हैं तो ही आप बायोलॉजी के तरफ मुड़ सकते हैं. नहीं, कोई भी फैक्टर के तरफ आप तभी मुड़ेंगे, कोई भी ब्रांच के तरफ आप तभी मुड़ेंगे जब आप नॉलेज को अप्लाय करने की क्षमता रखेंगे. जर तुम्ही मिळालेल्या ज्ञानाला वापरून व्यवहारात उपयोगात नाही आणू शकत नाही, तर पुस्तकातलं फक्त मार्क मिळवण्याचं ज्ञान म्हणून समजत असाल मित्रांनो, तर तुम्ही अक्षरशः वेळ वाया गमावून राहिले. आयुष्याचा महत्वाचा भाग आहे वेळ. जर तुम्हाला त्याच्यात आवड निर्माण होत असेल तरच तयार करा पुढचा अभ्यास, नाहीतर तुम्ही मागे येसाल. पक्क लक्षात ठेवा. लेक्चर दिलं मी 4-5 मिनिटं, तेही मला डाटा खर्च करून व्हिडिओ तयार करून राहिलो, त्याला लोड करावं लागते, लागेल तेवढा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यातही लेक्चर, पण हे गरजेचं आहे, कारण त्याच्याशिवाय तुम्ही पाहिजे एवढे कॉन्सन्ट्रेट होत नाही. हा माझा अनुभव. आता हेट्रोकॅटालिटिक एक्शन नंतर एटोकॅटालिटिक एक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन कशा प्रकारचा करते डीएनए रेप्लिकेशन, किस तरीके से करता है. तो सबसे पहले आपको अगर याद होगा तो
ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। क्या रहता है भाई न्यूक्लियोटाइड में? ऊपर लगाया मैंने फॉस्फेट, बाजू में लगाया मैंने पेंटो शुगर, और उसके बाजू में इधर लगाया है नाइट्रोजन बेस। क्या लगा है? नाइट्रोजन बेस। ये 3 कंपोनेंट अगर आपको याद होंगे यल टाइप का ब्लॉक, तो आगे का अच्छी तरह से समझता है। ठीक है, फॉस्फेट, पेंटो शुगर, नाइट्रोजन बेस, इससे बना है न्यूक्लियोटाइड। क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड। एक फॉस्फेट, अगर अब इस नाइट्रोजन बेस को मैं जरा चेंज कर देता हूं, एडेनाइन लिख देता हूं इसके जगह पे, कौन कौन रह सकते हैं? अरे भाई आप ही बोलिए। एडेनाइन रह सकता है, ग्वाइनिन रह सकता है, साइटोसिन रह सकता है, थायमीन डीएनए में, यूरेसिल आरएनए में। ध्यान में रखना, मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस बता दिया। आगे आपको ये कवर करना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है उसके तरफ हम मुड़ेंगे। कौन सा? फॉस्फेट, शुगर, एडेनाइन। एडेनाइन को एक फॉस्फेट जुड़ा है, इसको अगर दूसरा फॉस्फेट इधर से जोड़ेंगे, याद होगा आपको, तो ये दूसरा फॉस्फेट नीचे से जोड़ दिया तो एडेनाइन मोनोफॉस्फेट बनेगा, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ऐसा इसका नाम होगा। एक फॉस्फेट जुड़ा है तो एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। दूसरा जुड़ गया तो इसका नाम बनेगा एडीपी। क्या बनेगा? एडीपी, एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। माने तो 2 फॉस्फेट है इसमें। क्लियर हुआ क्या? अब अगर हम इसको एक तीसरा जोड़ते, ये जुड़ता ही तो नहीं रही, इसको जुड़ने के लिए कुछ जगह ही नहीं बची आपने, तो भी अगर आप इसको एक और फॉस्फेट जोड़ देंगे तो ये एनर्जी रिच फॉस्फेट रहता है, तो एडीपी का बन जाता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। समझ में आ रहा है क्या? वैसा अगर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है तो क्यों ना मैं ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोल दूं, और क्यों ना मैं थायमीन ट्राइफॉस्फेट बोल दूं, क्यों ना मैं साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल दूं। ये अप्लाई करते आनी चाहिए, नहीं तो सिर्फ एटीपी एटीपी हम पढ़ते बैठे 10वीं तक, कितना मैल कर दिया एटीपी के पीछे। मगर अब ध्यान में आ रहा होगा कि बेटा क्या है ये ट्राइफॉस्फेट। बाकी के फॉस्फेट, बाकी के न्यूक्लियोटाइड को ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड करने का काम एटीपी का, एक्स्ट्रा फॉस्फेट खिलाने का। ठीक है, ध्यान में रखना, ये नहीं देते हैं रे, और इसी को चाबिया बोलते हैं। और ये कोटा कहीं पे भी नहीं देते, इसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन बनाते और डायरेक्ट फिर चाबिया नहीं रही तो हर क्वेश्चन नया लगता है, कितना सॉल्व करूं कितना नहीं। मगर चाबिया दे दी तो क्वेश्चन तैयार करने की क्षमता हमारे पास आ जाती है। अब ये एक पहला कंसेप्ट क्लियर कर दिया। इसका नाम रखा एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ऑल द न्यूक्लियोटाइड व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस सेल गेट एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी, और एटीपी के मदद से एक्टिवेट हो गए। अब ये एक्टिवेटेड हुए वाले न्यूक्लियोटाइड काहे में घुस गए रे भाई? ये घुस गए न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब यहाँ पे हमारा दिमाग चलने चाहिए कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे है भैया। बहुत ही सिंपल बात है, मगर मेरे को पक्का मालूम है, मैं बैक बेंचर तक जा रहा हूं यहाँ पे, कि न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आने चाहिए। एक सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर के पानी में घुस गए ये एक्टिवेट हुए वाले। ये ध्यान में रखना, ये एकदम लो लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूं, ध्यान में रखना। अब ये सब एक्टिवेट होने के बाद माने तो सब्जी बनाने के लिए हमने तैयारियां कर दी। कौन सी? बैगन काट के रख दिए, प्याज काट के रख दिए, लगे हो तो मसाला वगैरह निकाल के रख दिया मिक्सर से, ताकि हम उसके आगे की प्रोसेस कर सके। वैसे प्रिपरेशन है, उसका नाम रखा हमने एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ध्यान में रखना, ये सब ट्राइफॉस्फेट्स बनती है न्यूक्लियोटाइड के काय में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब इसके बाद एक्चुअल प्रक्रिया को शुरुआत होती है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए कहीं से तो भी अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। डीएनए स्टार्ट इट्स रेप्लिकेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोला? ध्यान में रखना है, कहीं से तो भी स्टार्ट करता है, मगर जहां से स्टार्ट करता है वो एक टाइप का फ्लैंक, माने तो एक टाइप का झंडा लगे वाला रहता है वहां पे, कि यहां से स्टार्ट करो।
ये यूकैरियोटिक में बहुत बड़ी स्पेशलिटी रहती है। क्यों? कि कौन से पार्ट को रेप्लिकेट करके एक्स्ट्रा डीएनए उस टाइप का बनाया जाए, क्योंकि एक डीएनए एक काम करेगा, मगर वैसे ही 1000 काम एट ए टाइम करने के, तो ऐसे उसी टाइप के बहुत सारे डीएनए चाहिए, उसी टाइप के। ठीक है, वैसी कंडीशन, इसलिए ये यूकैरियोटिक में एक स्पेशलिटी रहती है कि कैसे तो भी स्टार्ट करता है, वहां पे है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको ओराई पॉइंट भी बोलते हैं, ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात। यहां से स्टार्ट करने के बाद डीएनए खुलना चालू हो जाता है, जहां से कैसे स्टार्ट कर दिया तो खुलना चालू होता है, क्योंकि डीएनए लपेटे वाला रहता है। क्यों लपेटे वाला रहता है? क्योंकि डीएनए के ऊपर एक्स्ट्रा अगर डीएनए को पानी खिलाएंगे तो डीएनए खुल जाता है, हाइड्रेशन, और उसमें का पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन से डीएनए वाइंड होता है। ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल वैसी कंडीशन, मगर यहाँ पे पानी लेने देने से कई गुना ज्यादा आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ध्यान रखना है, मैग्नीशियम का रहता है। ये बेटा नीट के लिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। यहां से डीएनए खुलता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन डीएनए गेट अनकॉइल्ड विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। एक प्रोटीन उसको खोलता है, क्या नाम बताया? हेलिकेज एंजाइम। क्या नाम बताया? हेलिकेज एंजाइम। इसको रेप प्रोटीन भी बोलते हैं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात। इसके बाद है अनवाइंडिंग ऑफ स्टैंड के बाद रेप्लिकेशन फोर्क। इस बात को समझने के लिए एक ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसको इंसिजर एंजाइम भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ये क्या करता है मालूम है क्या? डीएनए के एक साइड से वो फॉस्फेट शुगर का ऐसा लिंक है ना, उसको थोड़ा सा तोड़ देता है, इसको निक फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये निक से अंदर घुसता है। कौन घुसता है? डीएनए इंसिजर और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इट एंटर इनसाइड द डीएनए मॉलिक्यूल बाय द निक फॉर्मेशन। निक ये खाच तयार करते बाबा, एक थोडासा काय तयार करते? खाच तयार करते, तिथं ते तुटून जाते, पण तो अंदर घुसते मधात, बरोबर। हा इथं घुसला, हे इथून दाखवली मी खाच तयार झालेली, हे इथं निक फॉर्मेशन। यहाँ पे मैंने निक फॉर्मेशन बता दिए, क्लियर हुआ कि एसपी बॉन्ड को ब्रेक करके, और यहां से अंदर घुस गया। कौन घुस गया? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये डिटेल में आपको इसमें नहीं दिया है, क्योंकि आपको शॉर्टकट में प्रोसेस दिए, ठीक है, बस इतना ही दिया है। अब मैं वहीं पे बहुत बताऊंगा रेप्लिकेशन फॉर हियर व्हाट हैपनिंग, endonuclease enzyme create a nick, from that nick it enter inside the strand of DNA. Between the two strand of DNA there is a nitrogen base, adenine pairs with thymine by double bond. This double bond, adenine pairs with thymine by double bond. These double bond are not the bond, these are the attraction force. इसीलिए इसको हमने वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा वर्ड यूज किया था। बराबर यहाँ पे घुस जाता है ये कौन? ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसने अब इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो नेचुरली क्या होंगे? एडेनाइन दूर हो गया। किससे दूर हो गया? एडेनाइन थाइमिन से दूर हो गया। ये एडेनाइन थाइमिन से इसमें बॉन्ड था, ये आ गया तो इसने इसको दूर दूर कर दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड दूर दूर हो गया, इसको हम बोलेंगे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इंसिजर एंजाइम के मदद से, इसके मदद से बॉन्ड ब्रेक कर दिए गए। इसी को हम इंग्लिश में बोल देंगे कैसा? endonuclease enzyme forms a nick inside the strand of DNA and enter between the two strand of DNA and break the weak hydrogen bonding present between the two nitrogen base. You may say two nucleoside, you may say that two nucleotide. Because of that two strands get separated from each other. थोड़े से अलग हो जाते, दूर हो जाते हैं। ये दूर हुए वाले स्टैंड मैंने यहाँ पे दिखाए है, और ये दूर हुए वाले स्टैंड देखो, ये ऐसा सीधा डीएनए और यहाँ पे से हो गए दूर स्टैंड। ये उल्टे वाई के सरीका दिखता है ना रे भैया, इसीलिए इसको नाम दे दिया रेप्लिकेशन फोर्क। क्या नाम दे दिया? रेप्लिकेशन फोर्क। फोर्क म्हणजे तो चिमटा, फोरसेप पाहिला का तुम्ही? त्याच्यासारखा, हा वो फोरसेप के सरीका।
याद रहे तो बहुत अच्छी बात। क्लियर हुआ? रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोर्क। इन द रेप्लिकेशन फोर्क ऑल द नाइट्रोजन बेसेस आर अनपेयर्ड। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट in DNA all the nitrogen bases are paired, but here in the replication fork all the nitrogen bases are unpaired because it is separated by the endonuclease enzyme। अब ये सेपरेट किया, इसके बाद क्या होता है वो आगे का बता देते हैं। जस्ट बिहाइंड द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इट इज फॉलोड बाय आरएनए प्राइमर। नाम सुना होगा रे आपने, प्राइमर। क्या है प्राइमर? पेंट मारने के पहले मारते हैं प्राइमर, वो ऐसा ही प्राइमर है। ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसको जरा फिनिश कर देता है, एकदम रेडी कर देता है, ताकि एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को खींच सके। कौन खींचता है रे भाई एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड को? आरएनए प्राइमर। ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड कहां से आ गए, याद है क्या रे? ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड पहले ही बना के रख दिए ना, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पहले ही सब्जी की तैयारी करके रख दी, अब डाल दिया ऑयल में उसको तलने के लिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन ध्यान में रखना। अब ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाद में आएगा, पहले आरएनए प्राइमर आ गया, ये प्राइमर रेडी करते चले गया। किसको रेडी करते चले गया? देखो ये न्यूक्लियोटाइड को, ये देखो यहाँ के सब न्यूक्लियोटाइड को रेडी करके चले गए, रेडी करके चले गया इसके ऊपर, इसके ऊपर जैसे रेडी करके चले गया, और ये अंदर उसने न्यूक्लियोटाइड खींच लिए। अब ये खींचे वाले जो न्यूक्लियोटाइड है, ये खींचे, अब मैंने इसको सीधे रख दिए, मैं ऐसे भी रख सकता हूं। ठीक है, इसको ऐसे भी रख सकता हूं। ये देखो अंदर, ये देखो अंदर, ये न्यूक्लियोटाइड अट्रैक्ट किए वाले ओल्ड स्टैंड के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। सो ओल्ड स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट और मोल्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टँड। साचा बनते ना, साचा बरोबर त्याच्यावर हा बसला पाहिजे। जुना काय करते, म्हणजे ऍडेनाइन असेल तर काय म्हणते, अरे थायमिन थायमिन तू ये, दुसरं नाही। गायनिन अरे सायटोसिन तू ये, सायटोसिन असेल अरे गायनिन तू ये, म्हणजे कोणचाही कोणावर बसत नाही। 3 अब्ज नायट्रोजन बेस जोडल्यानंतर एखाद्या व्यक्ती गडबड होते। 3 अब्ज। आता हे शिल्लकचं ज्ञान आहे, हे रेफरन्स बुकचं ज्ञान आहे, हे मला MSc ची लेवल आहे, याची काही गरज नाही आहे। ऍक्च्युली नीट वाल्यांना इतकी गरज नाही, फक्त लक्षात ठेवायचं। ती होते बरं कधी कधी गडबड, ते म्युटेशन वगैरे मध्ये जाऊ मग आपण। याच्यानंतर मग ऍडेनाइन कोणाला बोलावलं? थायमिनले। थायमिन कोणाला बोलावलं? ऍडेनाइनले। कारण इकडे जर ऍडेनाइन होता तर इकडे थायमिन है, इधर अगर ऍडेनाइन है तो कौन है इधर? थायमिन। एडेनाइन ने थायमिन को बुलाया तो थायमिन ने एडेनाइन को बुलाया। नहीं ना रे, सबको आरएनए प्राइमर ने बुलाया, मगर ये जो पुराने हैं उन्होंने अपने हिसाब से वो जो आए उसमें से चुन लिए, वो जो आए उसमें से चुन लिए। सो ओल्ड स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। ओल्ड स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट साचा ढांचा जिसमें ढल रहे हैं बराबर। अरे नहीं यार, मैं इसका इसी के ऊपर लगूंगा, ये पक्का ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे इसके ऊपर लग गया एडेनाइन पेयर्स विथ थायमिन, थायमिन पेयर्स विथ एडेनाइन। सर अगर इधर थायमिन है तो थायमिन थायमिन के ऊपर, वो तो दूर धकेल दिया, मगर एडेनाइन के ऊपर बराबर है ना, और थायमिन के ऊपर बराबर एडेनाइन ही आएगा। इसीलिए ये पुराने स्टैंड बराबर ढांचा बन जाते हैं नए बनने वाले के ऊपर। सो ओल्ड स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। Please listen carefully. Old stand act as a template or mold for the synthesis of new stand. Just behind the RNA primer, there is a DNA polymerase enzyme. It is RNA primer followed by DNA polymerase enzyme. किसको फॉलो कर रहा है? आरएनए प्राइमर को। कौन फॉलो कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। पहले तो एंडोन्यूक्लियस था, जा रहा अंदर काटते काटते, उसके पीछे कौन जा रहा है? आरएनए प्राइमर बुलाने को। किसको बुला रहा है? न्यूक्लियोटाइड को। लाए वाले न्यूक्लियोटाइड बराबर स्टैंड तो खींच ले रहे हैं, मगर डीएनए पॉलीमरेज जोड़। अरे ये तो ऐसे लाए वाले कैसे ऐसे ऐसे सिर्फ रख दिए रे, ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे रखे जा, मगर ये ऊपर जोड़े नहीं जा रहे ना। जैसे आपने झिप में देखा होगा, चेन में वो ऊपर की क्या रहती है?
मेटल की प्लेट किस तरीके से ब्लॉक रहता है वो बराबर क्या कर देता है, उसको एक दूसरे में फिक्स बैठा देता है। वो ऐसा ऊपर जोड़ते जोड़ते खींचते लेके जाना है ना, ये खींच के लेके जाने का काम किसका रे, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का। ठीक है, लाए किसने, प्राइमर ने, तोड़े किसने, एंडोन्यूक्लियस ने, लाए किसने, प्राइमर ने, और लाए वाले जोड़े किसने, इसने डीएनए पॉलीमरेज में। अगर मैं यहां पे आरएनए पॉलीमरेज लिखूंगा तो बेटा न्यूक्लियोटाइड कौन से बुलाए जाएंगे, राइबोन्यूक्लियोटाइड बुलाए जाएंगे। और अगर डीएनए पॉलीमरेज है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बुलाए जाएंगे। इसके तरफ ध्यान देना है क्योंकि मैं अभी होमवर्क देते जाऊंगा हर बार, और उसके तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको प्रॉब्लम रहेगा। अब इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने इसको जोड़ दिया, जोड़ते जोड़ते ये ऊपर चले गया, ऐसा ऐसा कंटिन्यू बनते जा रहा है। ठीक है, ऐसा एक एक जोड़, मगर इसके इफेक्ट की वजह से, किसके, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के इफेक्ट की वजह से इधर भी थोड़ा बहुत असर हो रहा है बाजू वाले स्टैंड पे, क्योंकि दो स्टैंड है डीएनए को, तो इसके भी कुछ पार्ट जुड़ रहे, मगर ऐसे कंटिन्यू नहीं जुड़ रहे, टुकड़े टुकड़े में जुड़ रहे। पीछे का कारण क्या है, अरे ये जरा दूर है ना रे, ये जो है जरा देखो रे, मैंने इधर निकाला है डीएनए पॉलीमरेज, लगे तो और इधर निकाल के बता देता हूं। ठीक है, ये यहाँ पे, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, इसके ऊपर से आपको समझ में आ रहा होगा, इधर के साइड में थोड़ा, क्योंकि ये स्टैंड के ऊपर है। ठीक है, इसने जोड़ना चालू कर दिया, जोड़ना चालू कर दिया तो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। न्यू स्टैंड दो तरीके से रहते, और हमेशा न्यू स्टैंड कौन से डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है, वो होता है 5' to 3'। कौन से डायरेक्शन में, 5' to 3' डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन बताया मैंने, 5' to 3'। ये पक्का ध्यान में रखना, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड ऑलवेज इन 5' to 3' डायरेक्शन। अब ये 5' to 3' डायरेक्शन में जा रहा है बनते बनते, जो बनते बनते रेप्लिकेशन फोर्क में अंदर घुस रहा है उसका नाम लीडिंग स्टैंड, क्योंकि पहले ये बनते जा रहा है दर 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 अंदर ऐसा, और इसी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के असर की वजह से इधर का स्टैंड भी बन रहा है, मगर टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है। काय में बन रहा है, टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है, और इन टुकड़ों का नाम हमने रखा है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम बताया, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। और इट इज in the stand which is insert inside the replication fork, the stand which is insert inside the replication fork is called leading stand, while the stand which come outside in the replication fork and present in the form of fragment is called lagging stand, and the fragments are called Okazaki fragment। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से दिया गया नाम है। ठीक है, क्या नाम बताया मैंने, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। These Okazaki fragments also join within them by the polynucleotide ligase enzyme, क्योंकि इसको भी एक चेन की जिप चाहिए नीचे के स्टैंड को भी जोड़ने के लिए। अब ये न्यूक्लियोटाइड के बंडल जोड़ने वाला एक और एंजाइम है, इसका नाम मैंने बताया पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज। क्या नाम बताया इसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज। क्या नाम बताया इसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज पक्का ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपके पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, अब ये जा रहा है इंसिजर, अंदर एक जाएगा, काटते काटते डीएनए को फाड़ेगा, आरएनए प्राइमर नए बुलाएगा, बुलाए वाले बराबर लगेंगे, लगे वाले अंदर अंदर दर 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 जोड़ते हुए लेके जाएगा डीएनए पॉलीमरेज, और उसके इफेक्ट से इधर वाले भी थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़ों में जुड़ जाएंगे, उनको भी फिर ये टुकड़े टुकड़े जोड़ेगा कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड लिगेज। मगर ये जो अलग हुए स्टैंड ये एक दूसरे को चिपकते क्यों नहीं, पीछे का कारण है यहाँ पे SSBP। क्या बोला रहा मैंने, SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इसको एक दूसरे को डबल से जुड़ने देता नहीं, पास में न्यूक्लियोटाइड होने के बावजूद भी इनको थोड़ा तान के रखता है। ऐसा कौन तान के रखता है, SSBP सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ध्यान में रखना, ये बेटा दूर रखता है इसको। ठीक है, अब ये जैसा जैसा ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये फाड़ते फाड़ते ऊपर जा रहा है,
तो एसएसबीपी भी ऊपर जा रहा है, उसका नीचे का असर खत्म हो रहा है। नीचे का असर खत्म हो रहा है तो ये नए तैयार हुए वाले जो स्टैंड है, ये नए तैयार हुए वाले जो स्टैंड है, ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को जोड़े जा रहे हैं और लपेटे जा रहे हैं। अब इसके बारे में हम इंटरेस्टेड बात एक ध्यान में रखेंगे कि कौन सा जोड़े जा रहा है, कौन सा कैसा। अब ये जोड़े जा रहा है तो इसमें का एक स्टैंड हम क्या करेंगे, पुराना बनाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ये नया लग गया था। क्या हो गया था, इसके ऊपर ये नया लग गया था, ये ठीक है, इसके ऊपर नया लग गया था। ये नया क्लियर समझ में आने चाहिए, इस हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, लाल से बना रहे हैं ऐसा, ठीक है। ये लाल वाला, इसके ऊपर हरे वाला नया और लाल वाला पुराना, ताकि अलग अलग आपको पहचाने जा सके। और इसी रेप्लिकेशन को क्या नाम दे दिया, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या नाम दे दिया इसको, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या नाम दे दिया इसका, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब ये कैसा बता दिया, सेमी कंजर्वेटिव, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन विच वन स्टैंड इज ओल्ड and other stand is new, totally other stand is new. That type of replication in which one stand remains conserved as a parental stand on which new stand gets synthesis, such type of replication is called as semi-conservative replication of DNA. It is proved by Michelson and Stahl in 1958. For that purpose they use Escherichia coli bacteria and use isotope of nitrogen N15. Do you know isotope? The molecule having same atomic number but different mass number. याद होगा तो अच्छी तरह से ये यूज किया। अब इसको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। डीएनए का एक स्टैंड रहेगा नया, एक स्टैंड रहेगा पुराना, ठीक है। और इस टाइप के रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब मैं ये लाल और हरे इस पे ये बताऊंगा, अच्छी तरह से ध्यान में रखना। क्या किया मालूम है क्या, पहले इचेरिचिया कोलाई को ले लिया गया। इचेरिचिया कोलाई को लेने के बाद इसके ऊपर उसको खाना खिलाए इचेरिचिया कोलाई को, काय का, ये नॉर्मल माने तो हरा N4T का, इसके ऊपर बढ़ाया डीएनए। अब ये अगर बैक्टीरिया ने खाना खाया तो उसका डीएनए भी मल्टीप्लाई हुआ, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 5, बहुत सारी कॉपियां बन गई। फिर ये इचेरिचिया कोलाई इसके ऊपर से उठा के रख दिया ऐसे खाने के ऊपर जिसमें आइसोटोप है। क्या है इसमें, आइसोटोप। क्या है इसमें, आइसोटोप। या आइसोटोप वाले खाने के ऊपर इसको रख दिया। किसके ऊपर रख दिया, आइसोटोप वाले खाने के ऊपर रख दिया। आइसोटोप वाले खाने के ऊपर रखने के बाद क्या कर दिया, अब ये N15 वाला है, N15 वाला, ये N15 वाले के ऊपर रखने के बाद अब इसके दोनों स्टैंड के ऊपर, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, ऐसे बहुत सारे N15 वाले बन गए। N15 वाले बन गए। इसके बाद क्या हो गया, इस N15 वालों को रख दिया डबल N14 वालों के तरफ। अब इसका स्टैंड एक N14 का, एक N15 का, क्योंकि डीएनए अपना एक स्टैंड पुराना रखता है, एक स्टैंड नया रखता है। डीएनए अपना एक स्टैंड पुराना, एक स्टैंड नया रखता है। इसके वजह से क्या हो रहा है, अब इसके वजह से एक 15 एक 14 वाला ऐसे स्टैंड वाले डीएनए को क्या किया, पहले तो वो इचेरिचिया कोलाई को निकाला प्लेट के ऊपर से, एक टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अगर हेवी आइसोटोप होगा तो ये टेस्ट ट्यूब में क्या दिखता है, नीचे मिलती है लेयर, क्या की हेवी, क्योंकि आइसोटोप भारी रहता है, इसीलिए वो एक डेंसिटी बताता है टेस्ट ट्यूब में हेवी वाली। और अगर N14 वाला है तो वो एक डेंसिटी बताता है ऊपर वाली, ठीक है। इसको सेंट्रीफ्यूजेशन और डेंसिटी मेथड बोलते हैं। माने तो ये जो इचेरिचिया कोलाई उस प्लेट के ऊपर बढ़ गए, उसको निकाल लेना इचेरिचिया कोलाई को और एक टेस्ट ट्यूब में रखना, उसको जेम से घुमाना,
उसी को नाम सेंट्रीफ्यूजन और डेंसिटी मेथड बोलते हैं। जो भारी होगा वो नीचे बैठेगा, जो हल्का होगा ऊपर रहेगा। हल्का कौन सा रहेगा? N14 वाला। भारी कौन सा रहेगा? N15 वाला। क्योंकि N15 वाला क्या है? आइसोटोपिक है, वो क्या है? नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में। जो हल्का है वो काय के सरीका, मक्खन के सरीका ऊपर तैर के आएगा। जैसे अपन छाछ लगाते हैं, रई लगाते हैं, उसके ऊपर भी वैसी कंडीशन होती है, वैसा ये बेटा। ठीक है, N14 वाला ऊपर, N15 वाला नीचे। इंटरेस्टेड बात, जब इन दोनों के हाइब्रिड को जो मल्टीप्लाई किए वाला था उसको जब उन्होंने टेस्ट ट्यूब में रखा तो इनको तीसरी भी लेयर मिली। ये तीसरी लेयर क्लियर बोल रही थी कि मेरा एक स्टैंड N14 का है और N15 का है, क्योंकि इंटरमीडिएट डेंसिटी मिल गई, बीच की एक तीसरी लेयर मिल गई। वो चिल्ला के बता रही थी कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, मींस वन स्टैंड इज ओल्ड एंड वन स्टैंड इज न्यू। आर यू गेटिंग मी और नॉट? किसने बताया था ये? मेसल्सन एंड स्टाल ने। क्लियर हुआ क्या? और क्या यूज किया? N15 आइसोटोप। 15 वाला नीचे बैठता है, 14 वाला ऊपर तैरता है, मगर बीच में का क्लियर बताता है कि मेरे पास एक N14 भी है, N15 भी है, दोनों का आधा आधा होगा, तभी ये कंडीशन। इसीलिए डिस्पर्टिव नहीं, कंजर्वेटिव नहीं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। डिस्पर्सिव क्या रहता है, कंजर्वेटिव क्या रहता है, ये बेटा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये आपके इसमें नहीं है। ठीक है, ये यहां तक का आज के लिए काफी है। ठीक है।